देखिए, एक अन्य गौड़ नियम बहुप्रतिक्रिया का नियम। जब हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक क्रियाएं करते हैं या कई तरीके अपनाते हैं। थांडाई की बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकालने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए। दूसरा, आत्मीकरण का नियम। हम नवीन ज्ञान का आत्मीकरण करके अपने पूर्व ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं। नई बात को सीखने से पूर्व कार्य को पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करते हैं। ज्ञात से अज्ञात क्यों नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर आत्मसात करना। मानसिक विन्यास का नियम। जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिव्यक्ति या मनोवृत्ति होती है हम उस कार्य को उसी अनुपात में सीखते हैं। यदि प्राणी मानसिक रूप से किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार नहीं है तो वह उस कार्य को सीख नहीं पाएगा। उस कार्य के बारे में एक स्वस्थ दृष्टिकोण एवं अभिवृत्ति विकसित होना आवश्यक होता है। उदाहरण जैसे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन का जैसा भाव होगा कार्य भी वैसा ही होगा। चौथा है आंशिक क्रिया का नियम। किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके करने से कार्य सरल एवं सुगम हो जाता है। जैसे पूर्ण से अंश की ओर विधि। एक बालक द्वारा परीक्षा की तैयारी करने पर पूरी पुस्तक में से महत्वपूर्ण तथ्यों को छाटकर उनके शॉर्ट टेक्स्ट द्वारा तैयार करना आंशिक क्रिया के अंतर्गत आता है। अब पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस नियम का अर्थ पहले कभी भी की गई क्रिया को उसी समान दूरी में स्थिति में करना। इसे अनुक्रिया का नियम भी कहते हैं। एक माँ है जिसका पुत्र उससे दूर चला गया तो उसकी अनुक्रिया रोना हुई। कुछ समय बाद वह उसकी तस्वीर देखकर फिर से रोने लगती है। अधिगम में प्रोत्साहन देकर वृद्धि की जा सकती है। अधिगम तभी अधिक सफल होगा जब बालक उसके लिए परिपक्व हो। अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत अनुभवों द्वारा बालक के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। शैक्षिक निहितार्थ। छोटे तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार होता है। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य एवं परिश्रम के गुणों का विकास होता है। इस सिद्धांत क्रमिक रूप से सीखने सरल से कठिन पर बल देता है। यह सिद्धांत विभिन्न प्रकार के कौशलों जैसे लिखना, पढ़ना, दौड़ना, चलना आदि को सीखने में उपयोगी है। यह सिद्धांत सीखने सिखाने में पहले सीखने वाले प्राणी को आंशिक रूप से सीखने के लिए तैयार करने की आवश्यकता बताता है। यह सिद्धांत करके सीखने के सिद्धांत पर अधिक बल देता है। इस सिद्धांत के द्वारा बालक आशावादी और सफलता देने वाला बनता है। यह सिद्धांत गलती से प्राप्त तरह तरह के अनुभवों का अन्य परिस्थितियों में लाभ उठाने के महत्व पर बल देता है। यह सिद्धांत अभ्यास की क्रिया पर आधारित है जिससे सीखा गया कार्य स्थायी बनता है। दूसरा है पावलाव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक इवान पी पावलाव 14 सितंबर 1849 से 27 फरवरी 1976 नामक रूसी शारीरिक मनोवैज्ञानिक थे। इसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या संबंध प्रत्यावर्तन या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हें सहज अनुबंधन सिद्धांत और संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सीआर थ्योरी या परंपरा अनुबंधन का सिद्धांत या अनुबंधन का सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या प्रतिक्रियात्मक अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति या जीव कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियाँ अनुक्रियाएं रखता है तथा ये प्रतिक्रियाएं या अनुक्रियाएं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर प्रकट होती हैं। पावलोव को अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। पावलोव ने कुत्ते की पेरोडेट ग्रंथि का ऑपरेशन करते हुए इसे प्रयोग को सिद्ध किया। इस कार्य के कारण इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जैसे भूखे व्यक्ति के सामने भोजन आने पर मुंह में लार आना या तेज शोर हो सुनने पर डर जाना प्राकृतिक या स्वाभाविक अनुक्रियाएं हैं जिनका उपयुक्त उद्दीपक भोजन सामने होने पर व्यक्ति के द्वारा व्यक्त करना पूर्णतः स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ बार बार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ संबंध जुड़ जाता है तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर भी व्यक्ति का जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है जिसे अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। पावलोव का प्रयोग। पावलोव वास्तव में एक शरीर शास्त्री था। पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया। नंबर 1 स्वाभाविक अनुक्रियाएं जो जन्मजात होती हैं, अस्वाभाविक अनुक्रिया जो अर्जित व मनोवैज्ञानिक होती हैं। पावलोव का प्रयोग मुख्य में लार आने से संबंधित है, इसलिए लार आने के संबंध में कुछ बातें स्पष्ट होना आवश्यक है। मुँह में भोजन रखने पर ही लार ग्रंथियाँ मुँह में लार छोड़ती हैं तथा जन्मजात जब ये तथा हमेशा होने वाली क्रियाएं हैं, इसलिए भोजन को स्वाभाविक उद्दीपक तथा लार आने को स्वाभाविक अनुक्रिया कहा जाता है। पावलोव ने अपने प्रयोग के दौरान कुत्ते को भोजन देते समय घंटी की आवाज़ करना प्रारंभ की। अनेक बार ऐसा करने के
अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल घंटी की आवाज़ की तथा खाना नहीं दिया। ऐसा करने पर उसने पाया कि वो केवल घंटी की आवाज़ सुनकर ही कुत्ते के मुँह में लार आ गई। इससे पावलोव ने निष्कर्ष निकाला कि कुत्ते ने घंटी की आवाज़ को लार के आने से अनुबंधित कर लिया है। कुत्ते के मुँह में से लार का गिरना अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के प्रति हो रही थी। वही अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति होने लगी। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। पावलोव का मानना है कि सीखना एक अनुकूलित अनुक्रिया है जो साचर नियम पर आधारित होता है। नंबर 1 है UCS यानी भोजन, यानी इसका बनेगा लार UCR। CS माने घंटी और UCS यानी भोजन, इसका बनेगा UCR यानी लार। CS यानी घंटी और CR यानी लार। UCS का होता है स्वाभाविक उद्दीपक और CS का होता है अस्वाभाविक उद्दीपक और UCR का होता है स्वाभाविक अनुक्रिया और CR का होता है अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक और एवं अस्वाभाविक उद्दीपक का उदाहरण नंबर 1 है। कल्पना कीजिए कि आप खाना खाकर फ्री हुए हैं, तभी आप देखते हैं कि बगल की मेज़ पर एक मिठाई परोसी गई है जो आपको पसंद है या आपके मुंह में अपने आप स्वाद का संकेत देती है और लार स्राव आरंभ हो जाती है। आप खाने जैसा अनुभव करते हैं या अनुमोदित अनुक्रिया होती है। माँ जब अपनी बेटी राधिका को लाइट जलाकर सुबह 5 बजे उठाती है तो और कहती है, बेटा उठो, सुबह हो गई है। रोज़ाना इस तरह जागते जागते एक दिन ऐसा आया कि लाइट जलाते ही माँ के कहने से पहले राधिका उठ जाती है। छोटे बच्चों को चॉकलेट दिखाने पर मुँह में पानी आ जाना स्वाभाविक और चॉकलेट का खाली पेट कर दिखाने पर भी बच्चे के मुँह में पानी आना अस्वाभाविक अनुक्रिया है। गाँव में खेतों में जानवरों से फसल की रक्षा के लिए बिजू का पुतला बनाया जाता है, जिससे बिजूके को किसान समझकर पशु भाग जाता है। यह बना हुआ बिजूका जो पशु को भगाने में सहायक है या अस्वाभाविक उद्दीपक है, और स्वयं किसान जो पशु को भगाता है वो किसान अस्वाभाविक उद्दीपक है। छोटे बच्चे को चींटे और कीड़े से स्वाभाविक उद्दीपक डराते हैं तथा बालक को चींटे की अनुपस्थिति में खाने वाला लौंग से अस्वाभाविक उद्दीपक डराना है। वाटसन द्वारा खरगोश और बच्चे पर किया गया प्रयोग। वाटसन का प्रयोग 1920 में वाटसन तथा उनकी पत्नी रेनर ने अल्बर्ट 11 महीने पर प्रयोग किया। उन्होंने उसको खेलने के लिए खरगोश दिया। जब अल्बर्ट ने खरगोश को छुआ तब बालक को आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन वाटसन ने कुछ समय पश्चात उसके साथ एक डरावनी ध्वनि पैदा की और उस क्रिया को उसने कई बार दोहराया। जब अल्बर्ट उस खरगोश के हाथ लगता है तो इसका परिणाम यह हुआ कि डरावनी ध्वनि के न होने पर भी अल्बर्ट उस खरगोश को देखकर डरने लग गया। अब अल्बर्ट न केवल खरगोश से बल्कि ऐसी सभी चीज़ों जो नरम तथा कोमल बालों वाली जैसे रुई के गोले आदि से डरने लग गया। उदाहरण के तौर पर जैसे राजू खिड़की के पास खड़ा था, अचानक तूफान आया, बिजली चमकी और तेज कड़कने की आवाज़ें हुई। राजू शोर सुनकर उछलने लगा और तथा रोने लगा। इस घटना के कुछ समय पश्चात वापस इस तरह की आवाज़ आने पर राजू डर कर रोने लगता है। यदि कभी चिकित्सक सफ़ेद कोट में आकर किसी बालक को इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी भी सफ़ेद कोट पहनने वाले व्यक्ति को देखते ही हृदय से अनुक्रिया करने लगता है। इसका शैक्षिक निहितार्थ क्या है? विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण, रुचियों, अभिरुचियाँ, अभिवृत्तियों आदि का समुचित विकास करना, विभिन्न प्रकरणों को सीखने में अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द बना न कहें जिनसे उनके मन में घृणा, कुंठा आदि उत्पन्न हो। चौथा है बुरी तथा अवांछित एवं भय संबंधी मानसिक भ्रांतियाँ दूर करने में सहायक तथा सामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी उपयोगी है। यह सिद्धांत चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है। अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने में भी उपयोगी होता है। इस सिद्धांत में सुलेख और अक्षर विन्यास का अभ्यास कराया जाता है। भाषाओं को सीखने तथा सिखाने के लिए उपयोगी है। शिक्षण में सिर्फ दृश्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। पावलोव का सिद्धांत शिक्षण संबंध अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है। ब्रह्मरू पर बंदर या भालू का नाचना इसी सिद्धांत का उदाहरण है। क्रो एंड क्रो के अनुसार यह सिद्धांत बालकों में उचित व्यवहार करना व उत्तम अनुशासन की भावना का विकास करता है। कुत्ते के समान बालक और व्यक्ति भी संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। आम या मिठाई को देखकर बालक के मुँह में पानी आ जाता है। उल्टी करना अनेक व्यक्तियों में सहज क्रिया है, पर अनेक व्यक्तियों में यह संबंध सहज क्रिया भी है।
पहाड़ पर बस में यात्रा करते समय कुछ व्यक्ति उल्टी करने लगते हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही उल्टी होने लगती है और कुछ लोग दूसरों को उल्टी करते हुए देखकर उल्टी करने लगते हैं। मुख्य शब्दावली नंबर 1 है CS। CS तथा UCS का समय अंतराल समय कारक है। CS घंटी की आवाज़ तथा UCS भोजन के मध्य समय अंतराल अधिगम का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जो समय 0.5 सेकंड 500 मिली सेकंड का होना चाहिए। यदि समय अंतराल इससे ज़्यादा या कम होता है तो इससे अनुबंधन की प्रक्रिया स्थापित होने में कठिनाई उत्पन्न होती है। विलोप अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थित किए जाने पर अंततः अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाना विलोप कहलाता है। संबद्ध प्रतिक्रिया या संबद्ध सहज क्रिया अस्वाभाविक या कृत्रिम उत्तेजक के कारण स्वाभाविक या प्राकृतिक उत्तेजक के समान हुई प्रतिक्रिया को संबद्ध सहज क्रिया कहते हैं। चौथा है अनुकूलित अनुक्रिया। जो क्रिया लार का गिरना स्वाभाविक उद्दीपक भोजन के प्रति हो रही थी, वही क्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी के प्रति होने लगी। इसी को हम अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। सामान्यीकरण समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रिया करने को अर्थात मूल उद्दीपक में मिलते जुलते अन्य उद्दीपकों के प्रति भी इसी प्रकार अनुक्रिया करना सामान्यीकरण कहलाता है। जब माँ घर में नहीं होती है तो बच्चा सिर्फ मिठाई वाले जार को खोज लेता है और यह अधिगम क्रिया प्रसूत कहलाता है। अब मिठाई एक अन्य जार में रख दी गई है तो यह एक भिन्न आकार तथा पहले जार से कुछ मिलता जुलता है, तो और रसोई में दूसरी जगह रखा हुआ है तो माँ की अनुपस्थिति में जो भी बच्चा जार को ढूंढ लेता है और मिठाई प्राप्त कर लेता है, यही सामान्यीकरण कहलाता है। सातवां है विभेद। विभेद की प्रक्रिया सामान्यीकरण के ठीक विपरीत होती है। जो समान कृत्रिम उद्दीपक में भी कुछ भिन्नता होती है, उसके आधार पर विभेद करना चाहिए। पुनरावृत्ति बिना सोचे समझे किया गया कार्य जो बार बार किया जाता है पुनरावृत्ति कहलाता है। सब कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं। बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ समाचार मिलना या कार का पूरा न होना, तो हम आज भी इसी बात को मानकर बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। अभ्यास सोच समझकर की जाने वाली पुनरावृत्ति अभ्यास कहलाती है। आभासी अनुबंधन प्रयोगात्मक परिस्थिति में पूर्व अनुभव के कारण स्वतः ही लार स्राव होना शुरू हो जाती है, जिसे आभासी अनुबंधन कहते हैं। ये स्वतः परिवर्तित है। विलोपन के कुछ अंतराल के पश्चात यदि घंटी बिना भोजन के बजाई जाती है तो कुत्ता केवल कुछ प्रयास तक फिर से लार गिराएगा और विलोपन के बाद अनुबंधित अनुक्रिया की इस स्थिति को स्वतः परिवर्तित कहते हैं। अगला है अनुबंधन के प्रकार। सहकालिक अनुबंधन। जब अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक साथ साथ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इसे सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है, जैसे घंटी और भोजन साथ साथ। तो विलंबित अनुबंधन CS और की UCS की से शुरुआत तथा अंत में दोनों पहले होता है। अगला है अवशेष अनुबंधन। UCS के पहले CS दिया जाता है परंतु समय अंतराल होता है। पश्चिगामी अनुबंधन CS से पहले UCS दिया जाता है। अनुबंधन सिद्धांत में उद्दीपन सामान्यीकरण विभेदन अनुवर्ती व्यवस्थित विसंवेदीकरण पर बल दिया जाता है। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर के सीखने के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित प्रसिद्ध अमेरिका मनोवैज्ञानिक व्यूरस फ्रेडरिक स्किनर BF स्किनर 20 मार्च 1904 से 18 अगस्त 1990 है। उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1938 में किया था। इसे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, RH सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत और नैमित्तिकी अनुबंधन सिद्धांत या कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत या R टाइप कंडीशनल थ्योरी, RR थ्योरी और रिस्पॉन्स रेफरेंसमेंट भी कहते हैं। BF स्किनर ने द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म 1938 में, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर और 1953 में, और वर्बल बिहेवियर 1957 में, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट 1957 में, 1997 में फाउंडेशन द्वारा पुनर्मुद्रित बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी 1971 में, अबाउट बिहेवियर एंड जॉय ओल्ड एज ए प्रोग्राम ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट 1983 में आदि पुस्तकें लिखी। स्किनर ने उद्दीपन नहीं तो अनुक्रिया नहीं का विरोध किया। इनके व्यवहार को वर्णनात्मक व्यवहार कहा जाता है तथा
आगमन विधि पर बल देने के कारण आगमन व्यवहार भी कहा गया है। बीएफ स्किनर ने ऐच्छिक अनुक्रियाओं के घटित होने पर अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है और इसे ही क्रिया प्रसूत कहा जाता है। क्रिया प्रसूत का पद उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर कार्य करता है। क्रिया प्रसूत व्यवहार का अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में सीखने वालों की भूमिका सक्रिय और महत्वपूर्ण होती है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्वनन के द्वारा किसी अनुक्रिया को दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। यह अधिगम ऐसे क्रिया प्रसूत व्यवहार को सीखने में सहायता करता है जो व्यवहार किसी ज्ञात उद्दीपक से अनिवार्य रूप से संबंध नहीं होता है। स्किनर का मानना है कि अनेक अनुक्रियाओं के लिए उद्दीपक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। पुनर्वनन से प्रेरित होने वाले व्यवहार को प्रक्रिया प्रसूत कहते हैं। इसके अनुसार जब किसी अनुक्रिया या व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती है तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। इसके विपरीत जब किसी अनुक्रिया के पश्चात असंतोष का अनुभव होता है तो प्राणी उस व्यवहार को पुनः दोहराना नहीं चाहता है। स्किनर का प्रथम प्रयोग चूहे पर यह प्रयोग 1938 में किया गया। इस प्रयोग के लिए स्किनर ने एक भूखे चूहे को बार बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स में बंद कर दिया। प्रारंभ में चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमता रहा, उछल कूद करता रहा। इन्हीं गतिविधियों में बॉक्स का लीवर दब गया और घंटी की आवाज़ के उपरांत भोजन में तस्तरी में भोजन का टुकड़ा आ गया। चूहा भोजन को देखकर उसे खा लेता है और इस प्रकार के कुछ प्रयासों के बाद चूहा लीवर दबाकर तस्तरी में भोजन कराना सीख लेता है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि चूहा लीवर को दबाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होता है तथा जितने बार भी वह लीवर को दबाएगा प्रत्येक बार ही घंटी की आवाज़ के बाद भोजन का टुकड़ा तस्तरी में गिरेगा। स्किनर ने भोजन पाने के समय या एक समय अंतराल में लीवर को दबाने और चूहे के व्यवहार का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला कि भोजन रूपी पुनर्वनन चूहे को लीवर दबाने के लिए प्रेरित करता है और पुनर्वनन फलस्वरूप चूहे लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख जाता है। अतः कहा जा सकता है कि यदि क्रिया के उपरांत पुनर्वनन उद्दीपक दिया जाता है तो प्राणी उसे बार बार दोहराता है एवं इस प्रकार से मिले पुनर्वनन से अधिगम दृढ़ हो जाता है। अनुक्रिया पुरस्कार या दंड प्राप्ति का साधन बनती है, इसलिए इसे नैमित्तिकी अधिगम या साधनात्मक अधिगम कहा जाता है। इसे रिक्त प्राणी उपागम भी कहा जाता है। लीवर दबाने की क्रिया भोजन प्राप्त करने का निमित्त है। अगला है इसके बाद है स्किनर का द्वितीय प्रयोग कबूतरों पर। यह प्रयोग 1943 में किया गया। इसके अंतर्गत कबूतरों पर प्रयोग करने के लिए स्किनर ने कबूतर बॉक्स नामक उपकरण तैयार किया है जिसमें कबूतर अपनी चोंच के द्वारा बॉक्स में लगी एक कुंजी पर चोंच मारकर कुंजी को दबाता है तथा भोजन का दाना प्राप्त करता है। अपने विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर स्किनर ने अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को प्रस्तुत किया। स्पष्ट है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है। तो कबूतर बॉक्स नामक उपकरण तैयार किया गया जिसमें कबूतर अपनी चोंच के द्वारा बॉक्स में लगी एक कुंजी पर चोंच मारकर कुंजी को दबाता है तथा भोजन का दाना प्राप्त कर लेता है। अपने विभिन्न प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर स्किनर ने अधिगम के क्रिया सिद्धांत को प्रस्तुत किया और स्पष्ट है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन से तात्पर्य ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसमें पुनर्वनन के द्वारा किसी अनुक्रिया के द्वारा दोहराए जाने की प्रायिकता बढ़ाई जाती है। इन्होंने इस सिद्धांत के द्वारा दो प्रकार के व्यवहार अनुक्रिया बताए हैं। नंबर 1 अनुक्रिया व्यवहार, दूसरा है प्रतिवादी अनुक्रिया। और जो अनुक्रिया किसी उद्दीपक के कारण होती हैं उन्हें अनुक्रिया व्यवहार कहा जाता है, जैसे पेन चुभने पर हाथ हटा लेना, खाना दिखने पर लार टपकना। क्रिया प्रसूत व्यवहार जो आप अनुक्रिया स्वयं की इच्छा से होती है अर्थात बिना उद्दीपक के हो उसे क्रिया प्रसूत व्यवहार कहा जाता है, जैसे बच्चे द्वारा खिलौने से खेलना और व्यक्ति द्वारा अपने हाथ पांव यूं ही हिलाना। अधिगम के सिद्धांत में पुनर्वनन को महत्व देने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक स्किनर थे। बच्चे विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना नैमित्तिकीय अनुबंधन के सिद्धांत के आधार पर सीखते हैं। वर्तमान शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि बालक में
बालक को पुनर्वलन के द्वारा अधिक अध्ययन करवाया जाता है। स्किनर के अधिगम सिद्धांत को रिक्त प्रणाली उद्गम और पागम भी कहते हैं, क्योंकि सीखने की व्याख्या करने के लिए ना तो जटिल सिद्धांत ना ही दैहिक चरों की आवश्यकता होती है। चूहे पर प्रयोग किए गए बॉक्स का पूर्व में नाम क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन बॉक्स था, जिसे बाद में स्किनर बॉक्स नाम दिया गया। इस सक्रिय व्यवहार में बच्चे द्वारा एक खिलौने को छोड़कर दूसरे खिलौने को खेलने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अपने हाथ या पैर को यूं ही इधर उधर हिलाना, खड़े होकर इधर उधर चहल पहल करना, लिखना, पढ़ना आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। सक्रिय अनुबंधन की इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उचित पुनर्वलन द्वारा अधिगम को वांछित व्यवहार करने की दिशा में धीरे धीरे मोड़ा जाता है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में व्यवहार का रूपण भी कहते हैं। शैक्षिक निहितार्थ इस सिद्धांत के अनुसरण में माता पिता एवं अध्यापकों के द्वारा पुनर्वलन देकर बालकों में वांछित व्यवहार को विकसित किया जा सकता है। वांछित अनुक्रियाओं के पुनर्वलन से पुनर्वलन से बालकों में, विशेषकर छोटे बालकों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे वह उचित व्यवहार करते हैं। यह सिद्धांत अच्छी कार्य सफलता एवं वांछनीय व्यवहार के लिए तत्काल पुनर्वलन देने का पर बल देता है। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन तथा शिक्षण मशीन का विकास इस सिद्धांत के व्यवहारिक उपयोग का परिणाम ही है। अभिक्रमित अनुदेशन 1954 में शिक्षा के क्षेत्र में आया। यह क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत पर ही आधारित है। गणित में पहाड़ी तथा भाषा में वर्तनी याद कराते समय एक सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है। यह सिद्धांत शिक्षा प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व का आवश्यकता पर बल देता है, व्यवहार परिमार्जन में सहायक। अभिक्रमित अनुदेशन यह सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी शिक्षक एक निश्चित पाठ्यवस्तु का निर्माण करता है एवं बालक शिक्षक की सहायता के बिना अपनी गति से पाठ्यपुस्तक के छोटे छोटे भाग करके अधिगम करते हुए स्वयं सीखता है। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु या पाठ को छोटे छोटे भागों में बांटकर पढ़ना, सीखना, अध्ययन करना अभिक्रमित अनुदेशन कहलाता है। अभिक्रमित अनुदेशन 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, जिसमें प्रवर्तक B.F. स्किनर है, 1954 में है। इन्होंने पुनर्वलन पर बल दिया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में बालक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हुए अधिगम करता है एवं बालक को निरंतर पुनर्वलन की प्राप्ति होती है। दूसरा है शास्त्रीय अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक नॉर्मन क्राउडर 1954 है। इन्होंने समस्या के निदान एवं उपचार पर बल दिया। इस अनुदेशन में बालक की समस्या को जानकर उपचार किया। समस्या के कारणों को जानना निदान कहलाता है। उचित समाधानों का करना उपचार कहलाता है। मैथमेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। इसके प्रवर्तक थॉमस गिलबर्ट 1962 है। इन्होंने पाठ्यपुस्तक के स्वामित्व पर बल दिया। गिलबर्ट के अनुसार किसी भी बालक को 3 नियमों की सहायता से अधिगम करवाना चाहिए, क्योंकि इससे बालक का विषय वस्तु पर स्वामित्व स्थापित हो जाता है। नंबर 1 श्रृंखला का नियम, दूसरा सामान्यीकरण का नियम, तीसरा विभेदीकरण का नियम, चौथा है कंप्यूटर अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें अधिगम करता कंप्यूटर में वांछित अनुदेशों के आधार पर तैयार पैकेज जैसे गणित या अन्य विषयों के विभिन्न प्रकरणों पर कंप्यूटर द्वारा तैयार प्रोग्राम को स्वयं कंप्यूटर में लोड करता है तथा उसे प्रारंभ करके किसी प्रकरण में एक एक पद को पढ़कर उसमें लिखे प्रश्नों की अनुक्रिया करता चला जाता है। इस अनुदेशन में उक्त तीनों प्रकार के अनुदेशन का प्रयोग किया जा सकता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि भारत में सर्वप्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1963 में प्रयुक्त की गई। सामान्यतः पुनर्वलन के 2 प्रकार होते हैं। धनात्मक पुनर्वलन, ऐसा पुनर्वलन जिसकी सहायता से अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ जाती है। धनात्मक उद्दीपक को प्रस्तुत करने से अनुक्रिया के दोबारा होने की संभावना बढ़ती है। पुरस्कार, भोजन, पानी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। धनात्मक पुनर्वलन के 2 प्रकार प्राथमिक जन्मजात भोजन व पानी, दूसरा द्वितीयक यानी गौण बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा आदि होते हैं। दूसरा ऋणात्मक पुनर्वलन, इसके द्वारा विपरीत उद्दीपक को रोकने या टालने के लिए की गई क्रिया ही नकारात्मक पुनर्वलन है। यह पुनर्वलन नकारात्मक परिणाम से बचने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, जैसे तीव्र रोशनी, तीव्र आवाज़, बिजली का झटका तथा दंड आदि ऋणात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आते हैं। चौथा है हल का प्रबंधन सिद्धांत। सीखने के प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के क्लार्क एल हल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में 1915 में किया था। इस सिद्धांत का संशोधन रूप 1951 में प्रकाशित की उनकी पुस्तक आइंस्टीन्स ऑफ बिहेवियर में आया। हल एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे और अधिगम में इन्होंने निगमनात्मक विधि को प्रयोग में लिया। हल ने अपनी पुस्तक व्यवहार के सिद्धांत में लिखा है कि सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है।
इस सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत या परिकल्पित निगमन सिद्धांत या आवश्यक अवकलन सिद्धांत या जैविक अनुबंधन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत अर्थात अधिगम का सिद्धांत, परिष्कृत सिद्धांत जैसे नामों से भी जाना जाता है। हल का सिद्धांत व्यवहार के संबंध में कुछ स्वयंसिद्ध मान्यताओं पर आधारित है। हल के सीखने के सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट करते हुए स्टोन्स ने लिखा है कि सीखने का आधार आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। यदि कोई कार्य पशु या मानव की किसी आवश्यकता को पूर्ण करता है तो वह उसको सीख लेता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हल ने आवश्यकता की कमी का प्रयोग किया है। इन्होंने SOR सूत्र को स्वीकार किया तथा स्वयं ने एक सूत्र प्रतिपादित किया। अगला है हल का प्रयोग। इन्होंने दो खानों वाले एक पिंजरे का चयन किया, जिसके एक खाने में एक चूहा रखा तथा दूसरे खाने में जाने के लिए बीच की दीवार में एक सुराख छेद बनाया। बीच की दीवार में विद्युत धारा प्रवाहित की गई। इससे उत्तेजक से चूहा तरह तरह की क्रियाएं उछल कूद करने लगा। पिंजरे की छड़ों को काटने लगा। अंततः चूहा उस छेद से दूसरे खाने में कूद गया। इसके बाद दूसरे खाने में विद्युत धारा प्रवाहित की गई और ऐसा तब तक दोहराया गया जब तक कि चूहा एक खाने से दूसरे खाने में कूदना नहीं सीख गया। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकालता है कि इस प्रकार सीखना परिणाम के नियम के कारण संभव हुआ है। अगला है पुनर्वलन देने के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक होता है सतत पुनर्वलन, दूसरा असतत आंशिक पुनर्वलन। तो असतत आंशिक पुनर्वलन के दो भाग होते हैं, एक अनुपातिक पुनर्वलन, एक अंतराल पुनर्वलन। एक बालक को 5 प्रश्न हल करने के लिए दिए और 5 प्रश्न पर ही उसे लगातार पुनर्वलन, शाबाश तू तो होशियार बच्चा है, एक क्लास का टॉपर है, ऐसा पुनर्वलन देना सतत पुनर्वलन कहलाता है। असतत पुनर्वलन में कुछ अनुक्रिया पर पुनर्वलन दिया जाता है और कुछ पर नहीं। सतत पुनर्वलन से लगातार पुनर्वलन, आंशिक पुनर्वलन कभी पुनर्वलन दे और कभी नहीं। अनुपात पुनर्वलन कार्य के अनुपात में पुनर्वलन, अंतराल पुनर्वलन समय के अनुसार पुनर्वलन। शैक्षिक निहितार्थ। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। यह सीखना तब ही सार्थक हो सकता है जब यह छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम का बनाया जाए। पुनर्वलन पर विशेष ध्यान दिया जाए और बालकों को सीखने की प्रेरणा देता है। यह सिद्धांत उच्च स्तर के लिए अधिक उपयोगी होता है। और व्यवहार सिद्धांत में सर्वप्रथम पुनर्वलन का प्रयोग स्किनर ने और पुनर्वलन का सिद्धांत हल ने दिया था।